नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव रहे अनिल काकोदर भूज यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। पोखरण में भारत के किए गए पहले सफल शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट प्रयोग में शामिल चुनिंदा लोगों में से काकोदर हैं और एनडीटीवी की टीम में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोदकर से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। भारत देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अगर किसी देश के पास उसकी जो एनर्जी पावर्स है, एनर्जी रिसोर्सेज है, वो बेहद ही स्ट्रॉन्ग हो, वो बेहद ही मजबूत हो, तो वो देश काफ़ी ज़्यादा आगे और प्रगतिशील माना जाता है। मेरे साथ फ़िलहाल अभी वैज्ञानिक मौजूद हैं जो कि परमाणु विज्ञान से जुड़े रहे हैं और इसके साथ ही साथ इनको जो है कई अवार्ड से भी नवाजा गया है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस क्षेत्र में काम भी किया है। अनिल काकोडकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कई बड़े अवार्ड्स आपको मिले, आप पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं। भारत देश की ज़रूरत है आने वाले समय में एनर्जीज़ और रिसोर्सेज, जिस तरह का अभी हम माहौल देख भी रहे हैं। कितना देश मजबूत हो जाता है जब उसके पास एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं? ऐसा है, ऊर्जा की उपलब्धि और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और हमारा एक आकांक्षा है सभी भारतवासियों की कि हमारे यहाँ का जीवन स्तर वो भी दुनिया में जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी बराबरी का जीवन स्तर हमें भी साध्य हो। भारत विकसित देश के रूप में आ गया, ये सभी का सपना है। तो ये सपना साध्य करना हो तो हमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है और ऐसी ऊर्जा जिससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम ना हो, कार्बन उत्सर्जन ना हो। और इसके लिए सिर्फ दो पर्याय हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी। अब भारत एक हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, देश काफ़ी बड़ा है, मगर आप पर कैपिटा जितनी जगह उपलब्ध है अगर देखें तो ये एक पॉपुलेशन डेंस देश के रूप में आगे आता है। और रिन्यूएबल एनर्जी इट्स ए डिफ्यूज्ड एनर्जी सोर्स, और जितनी जगह की उपलब्धि ज़्यादा उतने आपको ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी आप इकट्ठा कर सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे इतनी परिस्थिति नहीं है, हमारे लोग जनसंख्या ज़्यादा है। सो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से एक विकसित भारत के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी तुलना में भी 1/3 या 1/4 इतनी ऊर्जा की उपलब्धि रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हो सकती है। बाकी की ऊर्जा कहाँ से जुटाएं, और उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी का पर्याय बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत में दुनिया के थोरियम के भंडारों में भारत का भंडार, थोरियम का भंडार सबसे ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। और उससे अगर हम ऊर्जा जुटाएं तो आज जैसे oil countries, they dominate the world economy because they have oil. So tomorrow अगर हम थोरियम की टेक्नोलॉजी विकसित करें तो उसके आधार पर हम ना केवल अपनी ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे बट बहुत अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। अब हमें ये करना है तो हमने तकनीक तो काफ़ी विकसित की है, मगर उसको बड़े पैमाने पे बढ़ाना आवश्यक है। और हमारे यहाँ पे जो PHWR प्रणाली है, रिएक्टर, वो काफ़ी विकसित हो चुके हैं, बहुत मैच्योर है और कॉम्पिटिटिव भी है, कमर्शियली वेरी कॉम्पिटिटिव। तो उसमें अगर हम थोरियम और जिसे कहते हैं हाई एसिड लो एनरिच्ड यूरेनियम, तो इस प्रकार का फ्यूल इस हेवी वाटर रिएक्टर में इस्तेमाल करें तो दो तीन बातें साध्य होती है। एक तो हमें अधिक ऊर्जा मिल पाएगी, दूसरे
कभी कभी डर लगता है लोगों को कि न्यूक्लियर एनर्जी का हाथ थामेंगे तो न्यूक्लियर पावर को तबाही के रूप में देखा जाता है। है कि जब है, मगर आप थोरियम का इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल उल्टा बात होता है। न्यूक्लियर एनर्जी बिकम्स सेफ, न्यूक्लियर एनर्जी बिकम्स प्रोलिफरेशन रेजिस्टेंट एंड न्यूक्लियर एनर्जी बिकम्स इकोनॉमी। तो और ये थोरियम हे वाटर रिएक्टर्स में सबसे अच्छा काम करता है। तो मेरे ख्याल में ये भारतीयों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हम लोग टेक्नोलॉजी के दृष्टि से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत सक्षम हैं और उसे अगर हम बढ़ाएं तो ना केवल भारत की ऊर्जा की उपलब्धि पूरी कर सकते हैं, मगर दुनिया में जो इमर्जिंग इकोनॉमी, जिनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उनकी भी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही होगी। और उसमें फिर अगर आपको क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से पूरी वसुंधरा को बचाना है तो वहाँ पे भी थोरियम इन हे वाटर रिएक्टर्स कुड बी ए बिग थिंग। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वुड एडवोकेट फॉर विकसित भारत। एक सवाल और मेरा बस रहेगा, हम जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट कर रहे हैं इसमें एक ये वाली चीज़ भी होती है कि हम उसको कितने अफोर्डेबल रूप में कर रहे हैं, यानी कि हम चीप एनर्जी डेवलपमेंट करें जिससे कि हमें किसी पर निर्भर ना होना पड़े, हम आत्मनिर्भर रहे, चाहे वो किसी भी एनर्जी के मामले में हो। आपको लगता है भारत में ऐसे कौन से प्रयास होने चाहिए या फिर चीज़ें होनी चाहिए जो कि हम अफोर्डेबल एनर्जी डेवलपमेंट भी देखें और सस्टेनेबल तौर पर भी देखें? ये बहुत अच्छा पूछा आपने, और उसके लिए मेरा उत्तर ये है कि जहाँ जहाँ हाई टेक्नोलॉजी की बात होती है, हाई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट बनाना, वो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना, अगर आप उसे दुनिया की इंडस्ट्रियल एडवांस देशों में ये काम करें तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा होती है और हाईटेक में ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे जो उसके लिए खर्चा आएगा उसकी तुलना में अगर वही काम भारत जैसे देश में जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है करें, और भारत में मतलब ह्यूमन कॉम्पिटेंस की तो कोई कमी नहीं है, सो इट्स अवेलेबल एट फेयरली लो कॉस्ट और उसमें हाईटेक करने में बहुत एडवांटेज मिलता है। और ऐसा पाया गया है कि कोई भी हाईटेक बात ले लो आप, अगर आप भारत में स्वावलंबी तरीके से करो तो आपकी लागत कम से कम आधी या उससे भी कम हो जाएगी। और ये मतलब एटॉमिक एनर्जी में हम देखते हैं, स्पेस में हमने देखा है, हाईटेक के कोई भी अदर क्षेत्र हो, डू इट इन इंडिया, वैल्यू एडिशन इन इंडिया एंड इट विल बिकम चीपर एंड कॉम्पिटिटिव। सो दिस इज़ द एडवांटेज दैट वी मस्ट रियलाइज कि ऐसी बात नहीं है कि इट इज़ यू वांट मेक अफोर्डेबल, use high tech to develop sustainable energy resources which is nuclear and do it in India with self reliance and it will become affordable। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। और अनिल सर ने हमें बहुत बेहतर तरीके से बताया कि किस तरह से भारत देश जब आत्मनिर्भर बन के इन न्यूक्लियर पावर्स का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा और भी ज़्यादा मजबूत भी होता चलेगा और यही भारत को आगे भी बढ़ाता चलेगा। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।